नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आखिरकार उमर अब्दुल्ला को सीएम पद की शपथ दिलवा दी गई और सीएम पद के शपथ ग्रहण में यह बार बार चल रहा है इंडी अलायंस का शक्ति प्रदर्शन, गुपकार गैंग का शक्ति प्रदर्शन। अरे शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, इन लोगों ने पहले समझा नहीं और ऐसे दिखाने लगे कि 4-5 भेड़िए एक साथ आ जाए तो वो झुंड में आ जाए तो वो शेर का मुकाबला कर सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन इन भेड़ियों का क्या हो सकता है, इसके मायने जम्मू कश्मीर में पता चल रहा है, क्योंकि वहां पर संजय सिंह भी आया, वहां पर राहुल प्रियंका भी आए और वहां पर सीपीएम सीपीआई के नेता भी थे। तो ये सारी पार्टियां वहां आई है, लेकिन संजय सिंह ये सोच तो रहा था कि अभी उमर अब्दुल्ला मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि सीएम पद की शपथ लिए हैं, कल से रोना शुरू करेंगे क्योंकि सीएम पद यहां पर किसी राज्य का नहीं है, यूनियन टेरिटरी का है। और जो कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी, वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी वीके सक्सेना से ज्यादा मजबूत शख्सियत है, ज्यादा करीब भी हैं अमित शाह मोदी के, ज्यादा बड़े राजनेता भी हैं और ज्यादा टैक्टिकल स्ट्रेटजिकल चलने वाले व्यक्ति भी हैं। इसलिए मनोज सिन्हा ने सीएम पद की शपथ दिलाते ही उमर अब्दुल्ला की हेकड़ी निकाल दी। ये सारे गुपकार गैंग के लोग जो मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कुराहट खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने सीधे चेतावनी दे दी है। एक दिन पहले से मनोज सिन्हा सीधे तौर पर मीडिया में भी आए, उनसे तरह तरह के सवाल पूछे गए पावर के स्ट्रगल के ऊपर, उनसे सवाल पूछे गए पूर्ण राज का दर्जा देने के लिए और उन्होंने सीधे कहा हम शुरुआत नहीं करेंगे। ये जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है, यह स्ट्रेटजी है, चाहे परमाणु बम की बात हो या फिर किसी राज्य में सीएम और गवर्नर के बीच, सीएम और एलजी के बीच टकराव की बात हो, हम शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन शुरुआत अगर किसी ने किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी ताकत बरकरार रखेंगे। 2019 के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में बदलाव के बयार आए हैं। आप देखिए, पूरी तरह से यह तय माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद डेवलपमेंट भी हुए, यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, एक भी बूथ ऐसा नहीं रहा जहां रिकाउंटिंग की बात, रीपोलिंग की बात हो रही हो और यहां कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे यह कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे इस चुनाव का बहिष्कार किया हो। यानी जम्मू कश्मीर में बेहतर पोलिंग हुई, बेहतर तरीके से पोल किए गए, सुरक्षा की व्यवस्था किए गए और आतंकवाद अपने अंतिम चरण में चल रहा है। ये फ्रस्ट्रेटेड आतंकवादी अब हमला नहीं करते बल्कि चोरी छिपे एकाध अपहरण कर लेते हैं, कोई पिस्टल लेकर आया गोली मार दिया, गुंडे लफंगों की तरह ये व्यवहार कर रहे हैं। मतलब आतंकवाद की रीढ़ टूट चुकी है और अब हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो सरकार है वो विकास का काम करे, विनाश का काम न करे। सरकार अपने तरीके से काम करेगा, मंत्री विधायक अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाएंगे, विकास में एक सामंजस्य होगा और उस तरीके से काम करेंगे जिससे दिल्ली में बैठे लोगों को तकलीफ ना हो। उनसे कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि चुनाव के बाद जब सरकार का गठन होगा तो पूर्ण राज का दर्जा दे दिया जाएगा। अमित शाह ने भी कहा था चुनाव कैंपेन में भी कि हम जल्द ही पूर्ण राज का दर्जा देंगे। इस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये दोनों के बीच यानी कि सीएम और एलजी के बीच के अधिकारों का सीधे तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, अलग अलग किन के पास क्या अधिकार होने चाहिए वो भी बताता है। और 2019 के बाद कई बदलाव हुए हैं, वहां पर चुनाव भी हुए हैं और चुनाव के बाद कुछ जो परिवर्तन किए जाने थे वो परिवर्तन होते रहे, नोटिफिकेशन भी आए, हमने भी कई नए कानून बनाए हैं और जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आगे परिस्थितियां बदलते ही ये प्रधानमंत्री मोदी
या गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग मिलकर तय करेंगे कि कब पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। ये कश्मीर में बैठे हुए लोग नहीं तय करेंगे, ये श्रीनगर में बैठे हुए लोग नहीं तय करेंगे, ये कैबिनेट जो उमर अब्दुल्ला का है वो तय नहीं करेगा कि हमारी सरकार बनी, सीएम पद की शपथ लिए और अगले दिन कैबिनेट से मंजूरी दे दिए और फिर विधानसभा से पारित करवा दिए और फिर उसके बाद टारगेट करने लगे कि देखो भाई कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी रहते हुए जो सीएम का अधिकार है वो सीएम के पास रहेगा, जो एलजी के पास अधिकार है वो एलजी के पास रहेगा। इसमें कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए और ये मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। राजभवन की अलग अहमियत है और सीएम हाउस की अलग अहमियत है। ये दोनों जो डिपार्टमेंट को लेकर जो खींचतान चल रहा है, पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि हमारे एमपी, हमारे एमएलए, जनप्रतिनिधि जो हैं, वो मंत्री हैं, वो लोकल इशू को देखेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास लोग नहीं जाएंगे बल्कि अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे। इसलिए पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन 2 दिन पहले ही, यानी 24 घंटा पहले की बात है, उससे 1 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया और नोटिफाइड किया गया सिविल सर्विसेज अमेंडमेंट एक्ट को। उसमें एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दिया गया अधिकार कि सिविल सर्विसेज में जो नियुक्ति होगी वो इसी आधार पर होगी। और यही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, उसकी नियुक्ति भी इसी आधार पर होगी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के आधार पर। यह मुख्यमंत्री अपने से तय नहीं करेंगे कि किसको हम अधिकारी बना देंगे, कहां ट्रांसफर होगा, कहां पोस्टिंग होगा, किसके हवाले क्या होगा। उसके बाद सिविल सर्विसेज अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक और नोटिफाइड किया गया कानून और वो था पुलिस सर्विसेज अमेंडमेंट एक्ट। उसमें पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, पुलिस अधिकारियों को क्या अधिकार मिलेंगे, वो किसके कंट्रोल में रहेंगे, इसकी भी चर्चा है। ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के आधार पर सेक्शन 15, सेक्शन 15A, सेक्शन 15B, ये सारे जो सेक्शन हैं उसके आधार पर तय किया गया है। और यही आधार एलजी के पास एक और अधिकार लेकर आया है जिसमें 5 एमएलए को नॉमिनेट करना है, जिसके लिए पहले से ही ये परेशान है। जो इंडिया अलायंस, जो गुपकार गैंग आज शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहा है, उसकी दिमाग हिल गए जब 5 एमएलए के नॉमिनेट करने की बात सामने आई। और वैसे ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट के शरण में चले गए। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था, जैसा अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि देखिए ये सरकार कभी भी गिराने की कोशिश कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में, अगर इनके आधार पर नहीं चला तो ये 5 नॉमिनेटेड एमएलए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और जिस तरीके से ये लोग आपस में मिले हुए हैं, वो कुछ निर्दलीय विधायक, कुछ दूसरे छोटी पार्टियों के नेता, ये फिर 47, 48 पर पहुंच जाएंगे तो सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी को जो बताया गया था उसका इंटरेस्ट सीधे अब्दुल्ला से जुड़ता है, ये सीधे इंडी अलायंस से जुड़ता है। भले ही याचिका दूसरे रास्ते से ले आया गया था, इन लोगों की ये एक आदत है, याचिकाएं दायर करने के लिए कुछ एनजीओ का सहारा लेते हैं, कुछ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का सहारा लेते हैं और कहते हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि अगर याचिका दायर की गई है और उसमें इंटरेस्ट अगर इनका है, इनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए दायर की गई है, तो कहीं ना कहीं संबंध, लिंक इन लोगों से दिखता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बार कर भगा दिया गया और बोला गया कि ये संभावित चीजों पर फैसले नहीं होते। लेकिन सिंघवी अपनी बात पर अड़े रहे और एक दिन बाद शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण में भी इन लोगों ने ऐसे कोशिश की कि हम ये शक्ति प्रदर्शन जो सो कॉल्ड है उसके आधार पर एलजी के ऊपर दबाव बना दें, एलजी को ऐसे प्रेशर में डाल दें कि देखिए हम सब एक हैं। अगर आपने जम्मू कश्मीर में चुने हुए सीएम के खिलाफ कोई फैसला लिया तो ये दिल्ली में भी प्रदर्शन होगा। केजरीवाल ने इसीलिए अपना मैसेंजर भेजा था। लेकिन स्थितियां वैसी नहीं है।
स्थितियां वहां प्रतिकूल है। अभी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं मिलेगा, उसके लिए रिपोर्ट्स के इंतजार किए जाएंगे। और यही वजह है कि अब्दुल्ला ये छटपटा रहा है कि ये जो इंडी अलायंस जो शक्ति प्रदर्शन के लिए यहां आया है, इन लोगों से दूरी सम्मानजनक बनाकर रखो। कांग्रेस को सरकार में शामिल नहीं करने के पीछे भी यही वजह है कि अब्दुल्ला धीरे धीरे सरेंडर के मोड में है। और जब सरेंडर हो जाएगा, जब सामंजस्य हो जाएगा, तब यह निर्धारित करना होगा कि अब्दुल्ला पहले से सुधरा है या वही पहले वाले फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है जिसने वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने दिया, मूक दर्शक बने रहे, बैक से सपोर्ट किया और घाटी के डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। यही डेमोग्राफी को चेंज करने को लेकर वाइस प्रेसिडेंट ने एक बड़ी बात कह दी है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे किले बने हुए हैं, किलाबंदी हो चुकी है डेमोग्राफी चेंज होने के बाद कि वहां डेमोक्रेसी का कोई लेना देना नहीं है। वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहां चुनाव होना ही नहीं चाहिए। अगर चुनाव होता है और पता है कि वो एक तरफा जाएगा, एक ही पार्टी को वहां सपोर्ट मिलेगा, तो फिर वहां चुनाव कराने से क्या लेना देना है। यानी कि डेमोग्राफी पर चर्चा वाइस प्रेसिडेंट ने भी शुरू कर दी है और उनका इशारा इस कश्मीर की तरफ ही था जहां घाटी के क्षेत्र में मुसलमान हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को छोड़कर, एक कैंडिडेट को छोड़कर किसी की जमानत नहीं बची। वो अपने बदौलत, मुस्लिम कैंडिडेट अपने बदौलत गुरेज में वो जमानत बचा पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन लोगों के दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है कि वो एक भी सीट घाटी के क्षेत्र में नहीं दे पाए, तो फिर कैसे विश्वास करें ये डेमोक्रेसी है जिसमें पारदर्शी तरीके से आप अपने दिमाग को खुला रख के चुनाव कर रहे हो, वोटिंग कर रहे हो। इसलिए जगदीप धनखड़ ने जो इशारा किया है वो भी कश्मीर की तरफ है कि वहां लोकतंत्र का कोई लेना देना नहीं है। वहां चुनाव कराओगे तो हमेशा परिणाम वही होगा, अब्दुल्ला, मुफ्ती, राशिद इंजीनियर जैसे लोग ही वहां चुनकर आएंगे। वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति चुनकर नहीं आएगा जो गैर मुस्लिम हो, वैसा व्यक्ति चुनकर नहीं आएगा जो राष्ट्रवादी हो, वैसा व्यक्ति चुनकर नहीं आएगा जो पाकिस्तान के एजेंडे पर नहीं चलता हो। इसलिए ये कश्मीर में डेमोक्रेसी का राग अलापना बंद करो। अब्दुल्ला को यही चेतावनी एलजी ने दी है और अभी गुपकार गैंग परेशान है। जीत के बाद, शपथ के बाद, मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी वहां इन लोगों की कुछ नहीं चल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।